ऑलराइट, तो अब हम कर रहे हैं स्पेसिमेन 2023 ओ लेवल्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विड क्यू इज ए फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम कंटेनिंग लार्ज अल्केन्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो लिक्विड क्यू जो है वो एक फ्रैक्शन है, उसमें लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स हैं। फिगर 1.1 shows the apparatus used to crack liquid Q. The vapor from liquid Q is passed over heated aluminum oxide to produce a mixture of hydrocarbons that includes alkenes। ठीक है, पूछा आइडेंटिफाई टू पीसेस ऑफ apparatus by completing boxes in figure 1.1। तो फिगर 1.1 के अंदर टू बॉक्सेस बने हुए हैं, एक ये रहा, इन दोनों को आपने आइडेंटिफाई करना है। ये जो चीज है इसको कहते हैं क्लैंप स्टैंड। क्या कहते हैं? क्लैंप स्टैंड। इसको रिटॉर्ट स्टैंड भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको रिटॉर्ट स्टैंड भी लिख सकते हैं। तो दोनों नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, क्लैंप स्टैंड या यू कैन कॉल इट रिटॉर्ट स्टैंड। ठीक है, अच्छा, और ये दूसरी चीज क्या है? ये एक टेस्ट ट्यूब लग रही है दिखने में, और ये अपसाइड डाउन है, तो इसको बोल सकते हैं इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टेट द पर्पस ऑफ मिनरल वूल। यहाँ पे हमने लिक्विड ऑन मिनरल वूल, तो ये मिनरल वूल क्यों ली थी भाई? कैसा फजूल सवाल करते हैं यार। टू एब्जॉर्ब द लिक्विड क्यू। ठीक है, तो टू एब्जॉर्ब द लिक्विड क्यू, इतने आसान सवाल करते हैं बेटा ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल में। टू एब्जॉर्ब द लिक्विड क्यू। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लें, ये सोक कर लें, टू एब्जॉर्ब, या सोक का वर्ड यूज कर लें, भिगो इसको इसको लिक्विड क्यूब में भिगोया होगा, डिप किया होगा, और फिर उसके बाद यहाँ लेके आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ टेस्ट एंड द रिजल्ट दैट शोज प्रेजेंस ऑफ अल्कीन। अल्कीन की प्रेजेंस का टेस्ट और रिजल्ट पूछा है। मजे की बात यह है कि ये आपको नीचे यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, टेस्ट फॉर एल्कीन आपको डेटा में प्रोवाइडेड नहीं मिलेगा। टेस्ट फॉर एल्कीन तो आपको पक्का पक्का याद करके जाना है। जो केमिस्ट्री लैब अपैरेटस का जो मेरा वो है, नोट्स का पीडीएफ है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट लिखे हैं, उनके अंदर एक टेस्ट फॉर एल्कीन भी लिखा हुआ है बेटा। टेस्ट फॉर एल्कीन इज व्हाट? टेस्ट फॉर एल्कीन हम कैसे बोलते हैं? ऐड ब्रोमीन वाटर। ठीक है, टेस्ट क्या होता है? ऐड ब्रोमीन वाटर टू द सैंपल। ठीक है, आप सैंपल में ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं, सही है। आप ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं सैंपल के अंदर, और जब आप ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं सैंपल के अंदर, तो अगर अल्कीन होता है तो रिजल्ट क्या है? सॉल्यूशन विल टर्न कलरलेस फ्रॉम ब्राउन। ठीक है, तो वो ब्राउन से कलरलेस हो जाएगा, उसका आखिरी कलर क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट, कलरलेस हो जाएगा। ब्रोमीन वाटर का नेचुरल कलर ब्राउन होता है। सब जब वो आपका अल्कीन के पास उसको अल्कीन्स में ऐड करते हैं तो ब्रोमीन वाटर का कलर कलरलेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है स्टेट व्हाई द डिलीवरी ट्यूब मस्ट बी रिमूव फ्रॉम वाटर व्हेन द हीटिंग स्टॉप्स। जब ये हीटिंग रोक दी जाए तो ये डिलीवरी ट्यूब रिमूव क्यों कर देनी चाहिए वाटर से? इस डिलीवरी ट्यूब को वाटर से रिमूव क्यों कर देना चाहिए? इसके दो रीजन है। एक, बैक फ्लो ऑफ वाटर प्रिवेंट करने के लिए, दूसरा बैक फ्लो ऑफ गैस प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन बैक फ्लो ऑफ गैस प्रोड्यूस करने के लिए जो है, बैक फ्लो ऑफ गैस प्रोड्यूस करना इज रादर डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें पहले लिक्विड वाटर है, तो इसलिए पहले वाटर ही बैक फ्लो करेगा। तो आप क्या करेंगे? टू अवॉइड बैक फ्लो ऑफ वाटर, टू अवॉइड बैक फ्लो ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, सही है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप नोट करें बेटा, यहाँ पे कुछ बातें अंडरस्टैंड करें। देखें, द क्वेश्चन वाज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम विच कंटेन लार्ज अल्कीन मॉलिक्यूल, और उसकी जो है
एक मिनट, किसी बच्चे का मैसेज आया बेटा। आई थिंक कोई स्टूडेंट वेटिंग रूम में, बिकॉज द मैसेजिंग। वेटिंग रूम कहाँ से होता है, यहाँ से? हाँ। ऑल राइट। तो बात ये कर रहा था मैं कि लुक हाउ दे द रिएक्शन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, कि उसके अंदर हम जो है अल्कीन्स की क्रैकिंग, अल्केन्स की क्रैकिंग कर रहे हैं टू अल्कीन्स वगैरह एंड अल्केन्स, अदर अल्केन्स, ठीक है। बट दे डिडंट आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। नेक्स्ट वी हैव a student investigates the reaction between aqueous sodium carbonate and two different solutions of dilute hydrochloric acid, labeled solution A and solution B. The ओ वाओ, तो ये जो है वो आईजीसीएसई जैसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज गिवन, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ही यूजेस वॉल्यूमेट्रिक पिपेट टू एड 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोडियम कार्बोनेट टू अ कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। उसने पिपेट ही यूज किया है यहाँ पे, तो वो तो मसला नहीं हो सकता। एड थाइमोफ्थिलीन इंडिकेटर, उसने भी थाइमोफ्थिलीन इंडिकेटर यूज किया है। फिल ब्यूरेट विद सॉल्यूशन ए, रिकॉर्ड द इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, एड सॉल्यूशन ए, वगैरह वगैरह वगैरह। Table 2.1 shows the results. Table 2.1 shows the results. आया शायद। यस, एडमिट। उमामा दोबारा बाहर चली गई थी। पत्नी सर की पत्नी। नेट इशू होगा आई बिलीव उसका। कोई मसला नहीं है। um, तो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू कैलकुलेट द इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड रिकॉर्ड इट इन टेबल 2.1। अब बेटा देखो यहाँ पे इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग देनी है, वो क्या होगी। अब एक तो इतना आसान सवाल करते हैं, देखें आपको जो वॉल्यूम यूज होता है उसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया हो, तो वॉल्यूम यूज का फॉर्मूला क्या है बेटा? वॉल्यूम यूज इज इक्वल टू फाइनल ब्यूरेट रीडिंग इनिशियल ब्यूरेट। जीरो जो है वही 13.2 होता है, ठीक है। बट अगर कोई भी दो अलग अलग वैल्यूज होती हैं और आपको फाइंड आउट करना होता है, वॉल्यूम यूज गिवन है, फाइनल रीडिंग गिवन है, तो आप क्या करते हैं कि ये दोनों रख के इनिशियल रीडिंग कैलकुलेट कर लेते हैं बाय सिंपल मैथ्स, ठीक है। बेसिक अरिथमेटिक्स है ये, ठीक है। उसके बाद है एम्प्टी द कॉनिकल फ्लास्क एंड rinse it with distilled water, repeat the method in experiment 1 with methyl orange indicator instead of thiamophthalene indicator, ठीक है। फिगर 2.1 shows the initial and final burette reading for experiment 2। इनिशियल और फाइनल burette reading experiment 2 में फिगर शो कर रही है। यूज फिगर 2.1 टू कंप्लीट टेबल 2.2 फॉर एक्सपेरिमेंट 2, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 2 के लिए आपको इस फिगर को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्या है ये फिगर 2.2 है? बच्चों वाली फाइनल रीडिंग लिखनी है आपको। तो फाइनल रीडिंग इधर से देख के लिखेंगे बेटा, हमेशा डाउनवर्ड्स रीडिंग पढ़ी जाती है। तो क्या वैल्यू नजर आ रही है यहाँ पे हमें बेटा? यहाँ पे हमें नजर आ रही है 39, 39.1, 39.2, ठीक है। तो हमारा जो लोअर मेनिस्कस देखा जाता है वो 39.2 तक आ रहा है, ठीक है। 39 पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इनिशियल क्या है बेटा? 12, 12.1 2 3 4 5 6 7, 12.8, ठीक है। तो ये क्या है? 12.8 है। कुछ बच्चे बेटा हमेशा ये कंफ्यूजन कर जाते हैं कि वो देखते हैं 13 से दो ऊपर है, 13.2 कह देते हैं। दिस इज नॉट 13.2, दिस इज वाई दे ट्रिक यू। वो 12 से दूर ही से रखी थी, आपको ज्यादा बॉक्सेस गिनने पड़े, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12.8। तो डिफरेंस क्या है बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस? 26.4। Good. 26.4 is the difference. Next question says methyl orange indicator is red orange in acidic solution and yellow in alkaline solution. State the color change observed in conical flask in experiment 2। तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात क्यों कर रहे हैं?
अच्छा, एक्सपेरिमेंट 2 के हवाले से बात हो रही है शायद, हाँ। तो कलर चेंज बताना है मिथाइल ऑरेंज का बेटा, उन्होंने खुद कलर बता दिया कि रेड ऑरेंज एसिडिक में होता है और येलो अल्कलाइन में होता है। तो लेट्स लुक एक्सपेरिमेंट 2 में हुआ क्या। अच्छा जी, कोई स्टूडेंट आई है शायद। ऑलराइट। तो अगर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट 2 को देखें बेटा, अगर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट 2 को देखें, तो एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर आपके पास क्या दिख रहा है कि आपने एक्सपेरिमेंट 1 ही रिपीट किया है, बस मिथाइल ऑरेंज यूज किया। तो एक्सपेरिमेंट 1 में आपने क्या रिपीट किया था, आपने क्या किया था, आपने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या यूज किया था, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपने क्या यूज किया है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और फिल ब्यूरेट विद सॉल्यूशन ए इज व्हाट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो आपके पास ब्यूरेट जो है वो सॉल्यूशन ए से फिल्ड है, और सॉल्यूशन ए क्या है, HCl है। और आपने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर भी डाला हुआ है, Na2CO3 प्लस मिथाइल ऑरेंज। और ड्रॉप बाय ड्रॉप बेटा इंडिकेटर, ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl जो है वो ऐड किया जा रहा है इनटू सोडियम कार्बोनेट। अब आपको पता है कि एसिड जैसे जैसे डाला जा रहा होगा, सोडियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना रहा होगा, ठीक है। तो एसिड आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रलाइज हो रहा होगा। एसिड इनिशियली सोडियम कार्बोनेट है विच विल बी स्लाइटली बेसिक, विच विल बी स्लाइटली अल्कलाइन, और अल्कलाइन कंडीशन में मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या फरमाया गया, येलो। तो कलर इनिशियली क्या होगा, येलो होगा, और बाद में कलर क्या हो जाएगा, जो कि एसिड का होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप एसिड डालते जाएंगे एक वक्त ऐसा आएगा कि देयर विल बी अ हाई क्वांटिटी ऑफ एसिड इनसाइड द फ्लास्क, और व्हेन देयर इज द हाई क्वांटिटी ऑफ एसिड इनसाइड द फ्लास्क, the color of methyl orange will change to what it is in acidic conditions, which is red orange, ठीक है। तो color will change from yellow to red orange. This will be your color change. Next we have suggest one observation other than color change that is made when dilute hydrochloric acid reacts with aqueous sodium carbonate in experiment 2, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन बेटा इन्फॉर्म करें जो कि कलर चेंज के अलावा हो, जो क्या कि एफर्वेसेंस? वेरी गुड, एक्सीलेंट, एफरवेसेंस, ठीक है। तो व्हाई डू वी से एफरवेसेंस, बिकॉज वी नो कि दिस is a reaction with a carbonate, and whenever acid reacts with carbonate, effervescence of a colorless gas takes place, ठीक है। effervescence, VESCENCE, effervescence of colorless gas, ठीक है। फर्स्ट ऑफ दैट इज वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है बेटा कि एक्सपेरिमेंट 3 में एम्प्टी द कॉनिकल फ्लास्क एंड रिंस इट विद डिस्टिल्ड वाटर, एम्प्टी द ब्यूरेट, repeat the method in experiment 1 with solution B instead of solution A, use thymophthalein indicator, thymophthalein indicator का यूज भी करा जाएगा, ठीक है। तो टेबल 2.3 shows the students results for experiment 3। एक्सपेरिमेंट 3 जो है उसमें टेबल इसका वो लिखा हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंस, एक्सपेरिमेंट डैश यूजेस द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चेंज टू चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर। कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम यूज हो रहा है, तो देखें यहाँ पे वॉल्यूम यूज हो रहा है 6.6, यहाँ पे वॉल्यूम यूज हो रहा है 26.4, और यहाँ पे वॉल्यूम यूज हो रहा है 13.2, ठीक है। तो यकीनन एक्सपेरिमेंट 2 शुड बी द वन दैट इज यूजिंग द लार्जेस्ट वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेरिमेंट 2 यूजेस द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर। अब आप ऑब्जर्व करें कि ये पेपर और IGCSE का पेपर कितना एक दूसरे से सिमिलर है। स्टेट द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट 3 if apparatus of sodium carbonate is warmed before adding, ऐसा ही क्वेश्चन एक उसमें भी आया था। डज द रेट ऑफ रिएक्शन, डज द अमाउंट या इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज चेंज इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर? No, it does not. What changes? Only the rate of reaction, right? So there is no effect. Volume use, ठीक है। रीजन क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज
in temperature only affects rate of रिएक्शन, फुल स्टॉप। ठीक है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट चेंज नहीं होती टेम्परेचर की वजह से। उसके बाद लिखा हुआ है कैलकुलेट द इन द सिंपलेस्ट रेशो द होल नंबर रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए used in experiment 1 compared to volume of solution B used in experiment 3। तो एक्सपेरिमेंट 1 में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना इस्तेमाल किया गया था बेटा? 13.2 यूज किया गया था। तो 13.2 एक्सपेरिमेंट 1 में, और एक्सपेरिमेंट 3 में 6.6 यूज हुआ हुआ है। तो 13.2 is to 6.6, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आपको हमेशा बताया कि छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया कीजिए। तो द स्मॉलर नंबर इज 6.6। तो ये हो गया 1 into 1:2 हो गया पूरा मेरे ख्याल में। 13.2 डिवाइड बाई 6.6 करिएगा कोई। Yes, sir. It's 1:2. और नहीं, 2:1, ठीक है। तो 2:1 ये आपका वो हो गया, वॉल्यूमेट्रिक रेशो हो गया। अब उसके बाद लिखा हुआ कैलकुलेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ए टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बी। अच्छा, अब इसके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दोबारा। एक्सपेरिमेंट 3 में बेटा, एक्सपेरिमेंट 3 में आपने जो है एक्सपेरिमेंट 1 ही किया है पूरे का पूरा सॉल्यूशन बी यूज करके, और एक्सपेरिमेंट 1 में आपने सॉल्यूशन ए यूज किया है। बाकी सारी कंडीशन सेम है। सॉल्यूशन ए यूज किया आपने, तो आपको सेम अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 13.2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पर ओनली 6.6 सेंटीमीटर चाहिए। तो एसिड ज्यादा किस में चाहिए था? यकीनन एक्सपेरिमेंट 1 में। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला कौन हुआ? एक्सपेरिमेंट 2 हुआ, क्योंकि कम वॉल्यूम चाहिए था। सेम अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट जो है वो आपके पास सेम अमाउंट आपने यूज की ना, 25 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। एक कि आप लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एसिड से उसको न्यूट्रलाइज करो। अगर आप लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एसिड से उसको न्यूट्रलाइज करोगे तो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड होगा, राइट। और दूसरा ऑप्शन है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एसिड से उसे न्यूट्रलाइज करो। तो अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एसिड से न्यूट्रलाइज करते हैं तो कम वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। वी आर सीइंग कि हमारा जो कंपैरिजन है वो इन द ब्यूरेट है। किसमें? ब्यूरेट में। तो हमें पता चलता रहेगा कि कितना एसिड चाहिए हो रहा है। अगर ज्यादा एसिड लग रहा है ब्यूरेट से, तो मतलब क्या, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, जब भी ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। और अगर कम एसिड यूज हो रहा है, कम वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज हो रहा है, तो इसका मतलब कि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, जब भी तो कम वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज हो रहा है। तो यानी कि सॉल्यूशन ए मस्ट बी डाइल्यूटेड एंड सॉल्यूशन बी मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए इज टू बी, A is to B can be said to be 1:2। ठीक है, क्यों? क्योंकि B required half the volume compared to A to neutralize, which means that B should be twice as concentrated compared to A। ठीक है, I hope that makes sense। उसके बाद है the burette is emptied and reused in experiment 3। Suggest an additional step after emptying the burette which would improve the accuracy of the result। Result की accuracy improve करने के लिए burette को empty करके क्या करा जाए? देखिए बेटा, So, burette को जब, जी, would we wash it with distilled water? we will not wash it with distilled water over here, there is a concept behind it now। ठीक है, we are going to wash it with acid B, विद सॉल्यूशन बी। हम उसे सॉल्यूशन बी से ही वॉश करेंगे, ठीक है। वाई? क्योंकि अगर हमने ब्यूरेट को डिस्टिल वाटर से वॉश कर दिया तो वॉल्यूम यूज्ड में फर्क आ सकता है, वॉल्यूम यूज्ड में फर्क आ सकता है। कॉनिकल फ्लास्क को डिस्टिल वाटर से वॉश करने से मसला नहीं होता, क्योंकि डिस्टिल वाटर से अगर हम वॉश भी कर दें कॉनिकल फ्लास्क को या नीचे वाले कंटेनर को, इसको, तो आप जो है फिर भी उसमें उतना सब्सटेंस डाल सकते हैं जितना आपने डालना था। सिर्फ वो डाइल्यूट हो जाएगा, बट उसके अंदर मोल्स तो सेम रहेंगे ना। बट अगर आपने ब्यूरेट को डिस्टिल्ड वाटर से धो लिया होता है तो सेम वॉल्यूम के अंदर डिफरेंट मोल्स हो जाते हैं, सेम वॉल्यूम के अंदर
डिफरेंट मोल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप क्या करते हैं, आपको ब्यूरेट को वॉश करना होता है विद सॉल्यूशन बी, ठीक है। तो वॉश द ब्यूरेट, BURETTE, ब्यूरेट विथ सॉल्यूशन बी। वॉश की जगह बल्कि रिंस लिख देते हैं, रिंस, रिंस द ब्यूरेट विद सॉल्यूशन बी, फुल स्टॉप। मेरे ख्याल में ये इनफ होना चाहिए। तो ये 2 मार्क्स का तो है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल स्टेप बताना था, और वो एडिशनल स्टेप आपका क्या है कि उसको सॉल्यूशन बी से वॉश कर दो ताकि एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाए, ठीक है। और क्यों वॉश कर रहे हैं, टू रिमूव, ये भी लिख सकते हैं, टू रिमूव एनी रेसिड्यूज फ्रॉम सॉल्यूशन ए, फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, टाइट्रेशंस ऑफन गिव इनएक्यूरेट रिजल्ट्स इफ डन ओनली वंस, ठीक है। अगर टाइट्रेशन सिर्फ एक दफा किया जाए तो वो जो है इनएक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो सजेस्ट हाउ रिपीटिंग ईच एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम प्रोड्यूसेस मोर एक्यूरेट वैल्यूज। व्हाट इज द मेन थिंग, व्हाट इज द मेन थॉट प्रोसेस, अगर हम मल्टीपल टाइम्स टाइट्रेशन करते हैं तो क्यों करते हैं। मतलब हम मल्टीपल टाइम्स टाइट्रेशन करके कोई एक उसमें से टाइट्रेशन चूज करते हैं कि हाँ भाई ये टाइट्रेशन जो है ये बिल्कुल सही हुई है, क्या ऐसा होता है। जवाब है बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। तो फिर सर कैसा होता है, जब भी हम टाइट्रेशन करते हैं तो जो वैल्यूज रिजल्ट में हमारे पास आती हैं, अगर हमने मल्टीपल टाइम्स टाइट्रेशन करी होती है तो हम उन सारी टाइट्रेशंस की वैल्यूज का एक एवरेज ले लेते हैं। हम उन सारी टाइट्रेशंस की वैल्यूज का एक एवरेज ले लेते हैं, और हम रिमूव कर देते हैं ऐसी टाइट्रेशन की वैल्यूज जो कि ग्रुप से अलग हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर टाइट्रेशन की वैल्यूज आ रही है 29.4, 29.6, 29.7, ठीक है। और एक वैल्यू आ रही है 35.8, तो ये है एनोमली। ये क्या है, एनोमली, ठीक है। आई डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ एनोमली। तो एनोमली है ये, मतलब आउटलाइंग वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू कंसिडर करेक्ट नहीं की जा सकती। देयर मस्ट हैव बीन सम मिस हैंडलिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से रिजल्ट गलत आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ओमिट कर देंगे एंड वी विल चूज दीज थ्री एज आर बेस्ट वैल्यूज, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिमूविंग द आउटलाइंग वैल्यू, रिमूविंग द एनोमली, ठीक है। um, तो आप क्या करें कि रिपीट द एक्सपेरिमेंट्स, द titrations with same conditions and record the readings obtained, full stop. Remove any outlying values. So you remove any outlying values and then take the average, या फिर मीन कह लो, टेक द एवरेज या मीन ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूज, ऐसा कर लें, ठीक है। क्या करेंगे कि आप टाइट्रेशंस बार बार करेंगे। टाइट्रेशंस जब आप बार बार करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइनली आउटलाइंग वैल्यूज को रिमूव कर देंगे, आउटलाइंग वैल्यूज को निकाल देंगे। उसके बाद जो वैल्यूज बचेंगी, जो रिमेनिंग वैल्यूज होंगी, उनमें से आप एवरेज ले लेंगे, ठीक है। उनका एवरेज लेके जो एवरेज वैल्यू आएगी वो कैलकुलेशन में यूज करेंगे, ठीक है। आई होप दैट मेक्स सेंस। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या है, स्टूडेंट टेस्ट टू सॉलिड, सॉलिड सी एंड सॉलिड डी। स्टूडेंट सॉलिड सी और सॉलिड डी को टेस्ट करता है। बेटा यू शुड नो कि फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स ओ लेवल्स इज आल्सो अनाउंस दैट दे विल गिव द क्वालिटेटिव एनालिसिस डाटा शीट्स, ठीक है। तो द क्वालिटेटिव एनालिसिस डाटा शीट्स आर गिवन फॉर बोथ ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई स्टूडेंट्स। बहरहाल लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। स्टूडेंट टेस्ट टू सॉलिड, सॉलिड सी एंड सॉलिड डी। टेस्ट ऑन सॉलिड सी, Table 3.1 shows the tests and the students' observation for solid C. सॉलिड सी के टेस्ट उसने बताए हुए, टेस्ट वन उसने उसे हीट किया और सॉलिड जो है ब्लैक हो गया। व्हाट अ सरप्राइज, वी डोंट रियली केयर। सॉलिड सी की अपेयरेंस खुद ग्रीन सॉलिड थी,
वी कांट रियली टेल फ्रॉम दैट आइदर। बेटा ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों चीजें जो हैं ये हमें नहीं पता, right? Because there are so many things that become black on heating, and there could be so many things that could also be green. तो अभी तक we are nowhere, ठीक है, हमें इन दो टेस्ट से कुछ भी नहीं पता चल सका, हमें इन दो टेस्ट से कुछ भी नहीं पता चल सका। अब तीसरा टेस्ट क्या लिखा हुआ है, सॉरी टेस्ट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब पहली दो रोज से हमें कुछ नहीं पता चल चल सका। अब हम टेस्ट 2 पे हैं। टेस्ट 2 में क्या लिखा है, ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक एसिड हमने डाला है। टेस्ट द गैस प्रोड्यूस्ड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने पे एक गैस प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने पे बेटा एक गैस प्रोड्यूस हुई है सॉलिड में से, और वो गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर रही है, वो लाइम वाटर को क्या कर रही है, मिल्की कर रही है, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ये बात नीचे लिखी हुई है, ठीक है। टेस्ट फॉर गैसेस के अंदर आप जाएंगे, आप देखेंगे कि कौन है जो लाइम वाटर मिल्की कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब यहाँ पे आ जाएगी आपकी नॉलेज, कार्बन डाइऑक्साइड जब एसिड डालें कब प्रोड्यूस होता है, इफ देर इज अ मेटल कार्बोनेट, तो सॉलिड सी इज अ कार्बोनेट, सॉलिड सी जो है बेटा वो क्या है, वो कार्बोनेट है, ठीक है, क्योंकि CO2 बन रही है जब एसिड रिएक्ट कर रहा है। आई होप दैट मेक सेंस, जिसको ये बात समझ नहीं है दे कैन आस्क मी अगेन, ठीक है। उसके बाद लिखा है टू द सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट 2 एड एक्वस अमोनिया ड्रॉप वाइज एंड देन इन एक्सेस, आपको टेस्ट 2 के अंदर एक्वस अमोनिया को ड्रॉप वाइज ऐड करना है, और फिर उसका जो ड्रॉप वाइज आपने उसे ऐड किया, जब तक कि वो एक्सेस में नहीं आया, लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म्स विच डिसॉल्व्स टू फॉर्म अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन। मुझे नीचे जाके देखने की जरूरत भी नहीं है बेटा, इन योर सिलेबस देयर इज ओनली वन थिंग दैट टर्न्स ब्लू, there is only one thing that turns blue। वो कौन होते हैं, बता सकता है कोई, what turns blue? Say copper. वेरी गुड, ठीक है, तो व्हेन यू ऐड aqueous ammonia light blue precipitate forms dissolves to give a dark blue solution, ऐसा ही कुछ ऊपर लिखा हुआ है कि आपके पास जो है लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म बना जो कि डिसॉल्व होकर डार्क ब्लू सॉल्यूशन बनाता है, तो यानी कि ये क्या है, Cu+2 है, ठीक है, Cu+2 है। अब सॉलिड सी जो है वो यकीनन कॉपर कार्बोनेट होगा, मेरे नजदीक वो कॉपर कार्बोनेट ही है। अभी पूछते हैं अगर वो हमसे, तो खत्म हो गई बात, बेहतरीन हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सजेस्ट व्हाई इट इज नेसेसरी टू हीट जेंटली एट फर्स्ट। टेस्ट 1 के अंदर हमने हीट किया था, तो इनिशियली हमने जेंटल हीटिंग क्यों करी होगी, ताकि अगर वो रिएक्टिव या एक्सप्लोसिव या कंबस्टेबल हो तो आग वाग ना लग जाए, ठीक है, सो दैट इट, ओके, तो आपके पास जो है, व्हाई डू यू वांट टू हीट जेंटली एट फर्स्ट, सो दैट इट डज नॉट explode or combust or crack या break, ठीक है, इनमें से कुछ भी आंसर आपका करेक्ट हो सकता है, क्योंकि आप कोई भी चीज को जब हीट करते हो, वो आयोनिक कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन नेचर की है, तो टूट सकती है, ठीक है। वो अगर एक्सप्लोसिव नेचर की, एक्सप्लोड हो सकती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, तो इनिशियली आप जेंटल हीटिंग देते हो, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, डिस्क्राइब हाउ वुड यू यूज लाइम वाटर टू टेस्ट द गैस प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट 2। तो टेस्ट 2 के अंदर जो लाइम वाटर प्रोड्यूस हुआ है, वो तो आपको पता चल जाता है एक्सपेरिमेंटेशन से कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो रहा है, उसका नीचे रिजल्ट भी लिखा हुआ है, सब पता है। आपको क्या करना होता है, आप कैसे इस गैस को और लाइम वाटर को यूज करते हो, ये चेक करने के लिए कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको गैस को, एक इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखिएगा अपने इस आंसर के लिए, बबल करना पड़ता है, बबल द कलरलेस गैस थ्रू लाइम वाटर। और अब आप बबल कैसे करोगे गैस को, ठीक है, बबल ऐसे करोगे बेटा कि आपका जो सॉलिड सी था,
उसको आपने जिस टेस्ट ट्यूब में लिया, ये आपका सॉलिड सी है, उसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, इसको आप कर दोगे क्लोज। क्या कर देंगे आप? क्लोज। और फिर इससे आप एयर लेके जाएंगे एक डिलीवरी ट्यूब। क्या लेके जाएंगे? एक डिलीवरी ट्यूब लेके जाएंगे, ठीक है। और वो जो डिलीवरी ट्यूब होगी बेटा, उस डिलीवरी ट्यूब को आप एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में रखे हुए होंगे, ठीक है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने रखा हुआ होगा विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ लाइम वाटर, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्ट हो रहा होगा, जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा होगा, CO2, जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा होगा, CO2 जो है वो यहाँ से निकल के यहाँ आ रही होगी, और यहाँ से CO2 के बबल्स बन के ऊपर जा रहे होंगे, राइट। इस तरीके से बबल्स बन के गैस के ऊपर जा रहे होंगे। तो आपने डिलीवरी ट्यूब लाइम वाटर में डिप करनी है, उस डिलीवरी ट्यूब से कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कर रहा होना चाहिए है, ठीक है। तो बबल द कलरलेस गैस थ्रू लाइम वाटर यूजिंग आ, आई थिंक डिलीवरी की स्पेलिंग DE होती है, DELIVER, डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। फुल स्टॉप। बबल द कलरलेस गैस थ्रू लाइम वाटर यूजिंग अ डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। 3 मार्क्स का सवाल है, आई डोंट थिंक दिस शुड बी इनफ, ठीक है। मतलब वो कुछ ना कुछ और भी मांग रहे होंगे। आपने दूसरी बात आप क्या बता सकते हैं? आप ये बता सकते हैं कि जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा है बिटवीन द एसिड एंड द सॉलिड सी, एसिड और सॉलिड सी की जो टेस्ट ट्यूब है, उसको आपने इनक्लोज कर देना है, या कवर कर देना है along with the delivery tube so that no gas escapes, ठीक है। Also cover या close the test tube containing solid C and acid so that no CO2 escapes and all of it is led into the delivery tube, full stop। आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट टू, हमने बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड है। वी ऑब्वियसली न्यू दैट इट मस्ट बी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है? लाइम वाटर को मिल्की कार्बन डाइऑक्साइड करता है। अगर आपको पता हो कि कैसे करता है, हाउ डज लाइम वाटर बिकम मिल्की बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता होना चाहिए कि लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है लाइम वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, तो आपके पास जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बन जाता है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल से सॉल्युबल चीज बनती है, तो आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई सॉलिड सी। अब बेटा सॉलिड सी को हमें आइडेंटिफाई करना है। लिखा है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, उसका मतलब सॉलिड सी में कार्बोनेट आयन है, ठीक है, कार्बोनेट आयन, राइट। दूसरा आयन उसके पास कौन है? कॉपर। तो इसका मतलब कि सॉलिड सी कौन है? कॉपर टू कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होगा CuCO3, ठीक है। बेटा देखो, कॉपर पे +2 चार्ज है, कार्बोनेट पे -2 चार्ज है, +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बात है, ठीक है। तो कॉपर टू कार्बोनेट आपके पास सॉलिड सी होगा। एक्सट्रीमली इजी पेपर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉलिड डी इज पोटेशियम आयोडाइड। सॉलिड डी जो है वो एक पोटेशियम आयोडाइड है। द स्टूडेंट मेक्स एन aqueous solution D using solid D and divides it into two portions. The first portion of solid D, the student adds an excess of aqueous sodium hydroxide. Complete the expected observations, ठीक है। expected observations को complete करें आप। तो सॉलिड डी कौन है बेटा? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का मतलब ये है कि उसमें पोटेशियम आयंस हैं, K+ आयंस हैं, और उसमें आयोडाइड I- आयंस हैं, ठीक है। तो
स्टूडेंट ने एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना किसका टेस्ट था बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना किसका टेस्ट था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आपको याद हो, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेस्ट फॉर कैटाइंस, राइट? तो लेट्स लुक के पोटेशियम का क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं पोटेशियम नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेशियम नहीं लिखा हुआ, विच मीन्स कि पोटेशियम पर कोई रिजल्ट नहीं आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक सेकेंड। अच्छा जी, सॉरी। तो हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिख देंगे, नो रिजल्ट, ठीक है। नो रिजल्ट, नो चेंज, नो ऑब्जर्वेशन, नो चेंज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात क्या है, द स्टूडेंट टेस्ट द सेकंड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन डी टू शो द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड, गिव द टेस्ट एंड रिजल्ट टू शो द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड। तो बहुत ही आसान है बेटा, हेलाइडाइन सारे के सारे कैसे होते हैं, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HNO3 followed by AQUEOUS aqueous silver नाइट्रेट, ठीक है। आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड डालने हैं, एंड देन यू हैव टू ऐड सिल्वर नाइट्रेट। इफ आयोडाइड आयंस आर प्रेजेंट देन येलो precipitate is formed, yellow precipitate is formed upon presence of iodide ions, ठीक है। द स्टूडेंट डज अ फ्लेम टेस्ट, स्टूडेंट जो है वो फ्लेम टेस्ट करता है सॉलिड डी पे। कंप्लीट द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस। बेटा सॉलिड डी में कौन सा आयन है, पोटेशियम आयन, चलो इसका फ्लेम टेस्ट देख के आते हैं। व्हाट कलर डज द फ्लेम टेस्ट डू? तो द फ्लेम टेस्ट फॉर पोटेशियम इज ऑलवेज लाइलैक, ये याद रखना। लाइलैक लुक्स लाइक पर्पल, इट इज नॉट पर्पल दो, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड लैक, ठीक है। तो सॉलिड डी इज लाइलैक। उसके बाद लिखा हुआ डिस्क्राइब हाउ टू डू अ फ्लेम टेस्ट। एक फ्लेम टेस्ट कैसे किया जाता है, एक फ्लेम टेस्ट कैसे किया जाता है। तो बेटा जो फ्लेम टेस्ट है ना, जो कि यहाँ पे करने को बोला हुआ है, वो सेम एज द वन अबव है, ठीक है। बस फायदा फर्क क्या है, आईजीसीएसई के अंदर आपको सॉलिड डी पे नहीं करना था फ्लेम टेस्ट, तो आप उसको सॉल्यूशन ऑफ डी में डिप कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है आप कैसे फ्लेम टेस्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर सॉलिड डी है, और ये क्योंकि एक आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड के तो क्रिस्टल्स होते हैं। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि टेक आ नाइक्रोम वायर लूप and place crystals of solid D over it. Crystals of solid D over it. Full stop. Now introduce it in the blue or invisible region of Bunsen flame and observe the flame color produced. आई होप दैट मेक सेंस, ठीक है। आपको नाइक्रोम वायर लूप लेनी होती है, उसके ऊपर क्रिस्टल्स रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन होता तो आप डिप इट इन सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन अगर सॉलिड है तो आप क्रिस्टल्स रख देते हो उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट लीव्स कंटेन ए मिक्सचर ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस, plan an experiment to find the RF values of colored substance present in plant leaves. Your plan should, लो RF वैल्यू बता दिया, यानी कि क्रोमेटोग्राफी होगी, राइट। RF वैल्यू का क्या मतलब होता है, क्रोमेटोग्राफी होगी।
Your plan should describe the use of common laboratory apparatus. Plant leaves, sand, ethanol as the solvent and absorbent paper. आपको सब कुछ ही यूज करना है। अच्छा, लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है कि आपके पास जो है यहाँ पे जितना कुछ लिखा है वो सब आप यूज करें, ठीक है। यू मे ड्रॉ डायग्राम टू हेल्प यू आंसर द क्वेश्चन। देखें बेटा, आरएफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पेंसिल लाइन बनाते हैं, कैसे सैंपल बनाते हैं, वो सब तो मैं ऊपर वाले आंसर में लिख चुका हूँ। तो यानी कि यहाँ नेसेसरी नहीं है कि हम दोबारा से पूरा आंसर लिखें। जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें बेटा, ऊपर जो पेपर जो कि ये वाला था, ठीक है, अव्वल तो जो ब्यूटीफुल डायग्राम है ये कॉपी करके ले चलते हैं, क्योंकि ये डायग्राम नीचे हम चिपका देंगे। आराम आराम से जा रहे हैं और यहाँ पहुंच गए, ठीक है। और ये जो है, ये दोनों डायग्राम्स यहाँ पे आ गए। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बातें देखें। यहाँ पर देखें कि हमें बोला हुआ है कि प्लांट लीफ है, हमारे पास क्या है, प्लांट लीव्स है, ठीक है। प्लांट लीव्स हैं जिनके पास ये जिन पे क्रोमेटोग्राफी करके दिखानी है। आईजीसीएसई के पेपर में आपको बोला हुआ था कि फूड कलर है। क्या है आपके पास आईजीसीएसई के पेपर में बेटा, आपके पास क्या था? आपके पास ऑरेंज ड्रिंक थी जिसके अंदर फूड कलर था, ठीक है। ऑरेंज कलर जो था वो आपके पास ड्रिंक का था। ऑरेंज कलर वॉज ऑलरेडी अ सैंपल, उसको सिर्फ आपने डाइल्यूट किया। प्लांट लीफ इज नॉट ऑलरेडी अ सैंपल, उसको डाइल्यूट पहले नहीं करेंगे, पहले उसमें से सैंपल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, सैंपल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, और सवाल क्या है, प्लांट लीफ कंटेन मिक्सचर ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट द कलर सब्सटेंसेस। पहला काम आप क्या करेंगे, फर्स्ट extract the colored substances from plant leaves to first extract the colored substances from plant leaves by crushing them। सही। बाय क्रशिंग देम, क्रशिंग देम पे फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, ग्राइंडिंग देम पे फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। और अगर अपैरेटस यूज करना है तो क्रशिंग देम, यूजुअली लैब के अंदर ग्राइंडर तो नहीं होते इतने ज्यादा क्योंकि वो शोर करते हैं, तो हमारे पास लैब के अंदर कौन होते हैं, यूजिंग अ मोर्टर एंड पेसल, PES, ठीक है, ठीक है, यूजिंग अ मोटर एंड पेसल, ठीक है। जब आपने मोटर एंड पेसल से इन लीव्स को कर दिया क्रश, इन लीव्स को कर दिया बिल्कुल पीस दिया, ठीक है, तो इन लीव्स में से बहुत सारा फ्लूइड निकलेगा, ठीक है। अब वो जो फ्लूइड है उसको हमें कलेक्ट करना है, सही है। तो नाउ फिल्टर, फिल्टर आउट द insoluble residue and collect the filtrate as sample, फुल स्टॉप। से फिल्ट्रेट जो है वो एज अ सैंपल आप कलेक्ट कर, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपने कुछ भी नहीं करना, पूरी की पूरी क्रोमेटोग्राफी करनी है। टेक अ ड्रॉप ऑफ दिस सैंपल एंड एड इट ऑन अ पेंसिल लाइन। टेक अ ड्रॉप ऑफ द सैंपल एंड एड इट ऑन द पेंसिल लाइन ऑन chromatography पेपर, पेपर, फुल स्टॉप। सही है। अब बात सुनिए, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस पे मिक्सचर ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस है, यानी कि सब्सटेंसेस कलर्ड हैं। इस सवाल के अंदर सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इस सवाल के अंदर लोकेटिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो पेंसिल लाइन पे आपने ऐड कर दिया अपना सैंपल क्रोमेटोग्राफी पेपर के। अब आप उस क्रोमेटोग्राफी पेपर को कर देंगे नाउ डिप द पेपर
till just below the pencil line in a suitable solvent. Full stop. Let the chromatography run until all components have been until components have been separated. ठीक है, जब वो separate हो जाएं, once they are separated, calculate the distance traveled by the spot and divide by distance traveled by solvent front to find the RF value of the colored substance. फुल स्टॉप। ठीक है, RF वैल्यू का बेटा फॉर्मूला भी लिख लीजिए, क्या ही मसला है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। फुल स्टॉप। कोई मसला, परेशानी, दुख तकलीफ? No. इज एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? Everything's clear, good. ठीक है, and I think with that this O level specimen paper is also completed within an hour. Such an easy paper। ठीक है, इस तरीके के पेपर्स आते हैं बेटा अब P4 मतलब ATP इन O levels एंड ऑल्सो इन IGCSE। ठीक है, अब हम एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। उसके बाद जो है हम लोग IGCSE का 2019 वेरिएंट 1 करते हैं। ठीक है, IGCSE 2019 वेरिएंट 1। ठीक है, तो